सोचिए, रात के 2 बजे का वक्त है। कराची की सड़कें मूसलाधार बारिश में डूबी हुई हैं। चारों तरफ धुंध और एक अजीब सा सन्नाटा। तभी एक कार तेजी से आकर एक सुनसान गली में रुकती है और यहीं से पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की शुरुआत होती है। चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसे पहले तो बस एक इत्तेफाक मानकर शायद रफा दफा कर दिया गया था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कराची की एक सुनसान सड़क, जोरों की बारिश हो रही है और चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ है। माहौल में एक अजीब अनजाना सा डर घुला हुआ है। अब होता क्या है, उस कार का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकलता है। सूत्रों की माने तो ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक कमांडर था जिस पर भारत में कई हमलों के इल्जाम थे। उसे यही लग रहा था कि वो पाकिस्तान में दुनिया की नजरों से दूर अपने एक सुरक्षित किले में है। वो अपने सेफ हाउस की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक अंधेरे में से किसी साये की तरह बिना हेडलाइट जलाए एक काली मोटरसाइकिल उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, हवा को चीरती हुई 2 खामोश आवाजें आईं। निशाना एकदम सटीक था और उसका खेल वहीं खत्म हो गया। और वो बाइक सवार पलक झपकते ही उस धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। खैर, पाकिस्तानी पुलिस और खुफिया अफसर मौके पे पहुंचे, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। मारने वाला कौन था, कहां से आया, किसी को कुछ पता नहीं। और यहीं से पाकिस्तानी मीडिया ने उसे एक नाम दिया, अननोन मैन, यानी अज्ञात व्यक्ति। अब देखिए, कराची की इस घटना को एक अकेली घटना मानकर भुलाया जा सकता था, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि ये किसी एक बड़े और कहीं ज्यादा दुस्साहसी पैटर्न का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अब जगह बदलती है। हम कराची से सीधे पहुंचते हैं लाहौर, और वो भी एक ऐसी हाई सिक्योरिटी वीआईपी हाउसिंग सोसाइटी में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एस्केलेशन थी। इस बार टारगेट पे था परमजीत सिंह पंजवार, भारत का एक और वांटेड। जरा सोचिए, दिन दहाड़े 2 हथियारबंद गार्ड्स के साथ वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था। तभी वही पैटर्न फिर से दोहराया गया। एक मोटरसाइकिल करीब आई, कुछ खामोश आवाजें गूंजी और इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, हमलावर लाहौर के ट्रैफिक में गुम हो गए। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक के बाद एक घटनाएं हुई। मई में लाहौर, फिर अक्टूबर में सियालकोट में शाहिद लतीफ, जिसे एक मस्जिद के अंदर निशाना बनाया गया। अचानक जो चीजें संयोग लग रही थीं, वो एक सोचा समझा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन दिखने लगी। इन सब घटनाओं ने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ये इतना सटीक, इतना फुल प्रूफ ऑपरेशन चलाया कैसे जा रहा है? तो सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है, जिसे हम एक तरह से डिजिटल घोस्ट प्रोटोकॉल कह सकते हैं। एक मास्टरमाइंड जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो सकता है, एनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए पाकिस्तान के ही किसी लोकल क्रिमिनल से कांटेक्ट करता है। काम के लिए पेमेंट क्रिप्टो या हवाला के जरिए होती है ताकि कोई ट्रेस न रहे। और जैसे ही काम पूरा होता है, मास्टरमाइंड अपना सारा डिजिटल वजूद, सारे अकाउंट्स, सर्वर, सब कुछ मिटा देता है। और यही तो इस पूरे खेल की सबसे अहम बात है। मतलब अगर पाकिस्तानी पुलिस उस लोकल हमलावर को पकड़ भी ले तो उसके पास देने के लिए कोई जानकारी होती ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा बस यही कह सकता है कि मुझे तो बस टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था। पुलिस एक ऐसे साये को ढूंढ रही है जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है। चलिए अब इस कहानी के जियोपॉलिटिकल एंगल पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इन घटनाओं ने पाकिस्तान को एक ऐसी भू राजनीतिक मुश्किल में डाल दिया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। और ये स्लाइड इस पूरे चक्रव्यूह को एकदम साफ कर देती है। देखिए, पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते थे और दोनों ही खराब। अगर पाकिस्तान इन हत्याओं पर दुनिया के सामने शोर मचाता है तो उसे ये मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उसकी जमीन पर ही थे, और अगर वो चुप रहता है तो ये उसकी कमजोरी और अपनी ही जमीन पर कंट्रोल न होने का सीधा सीधा संकेत है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। तो इस मुश्किल से बचने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने एक ऑफिशियल कहानी बनाई कि ये सब तो लोकल आपसी रंजिश के मामले हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान अपनी इस आधिकारिक कहानी पर कायम रहा, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेस और दुनिया भर के नेताओं के बीच एक बिल्कुल अलग ही कहानी ने शक्ल लेनी शुरू कर दी थी। और फिर सामने आई ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट, जिसने इस पूरी कहानी को एक नंबर दे दिया, लगभग 20। और रिपोर्ट ने सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार भारतीय खुफिया एजेंसियों को ठहराया। अब जाहिर है इस पर भारत का रिएक्शन आना ही था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को तुरंत ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एक झूठा और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा है और ऐसी चीजें भारत की नीति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हालांकि डिप्लोमैटिक लेवल पर तो ये इनकार किया गया, लेकिन उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसे कई लोगों ने एक नई, ज्यादा आक्रामक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के संकेत के तौर पर देखा। तो रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। मतलब अब वो जमाना गया जब सिर्फ सबूतों की फाइलें दुनिया भर में घुमाई जाती थीं। अब नीति शायद सीधे नतीजे देने की है। संदेश साफ है, अगर हमें छेड़ा गया तो जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? सूत्रों के अनुसार असर ये हुआ कि पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम ही पलट गया है।
जो कल तक खुलेआम धमकियां देते थे, अब वो अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। डर अब उनके अपने बेडरूम तक पहुंच चुका है। तो ये मास्टरमाइंड कौन है? ये जमीन पर काम करने वाले खामोश ऑपरेटिव्स कौन हैं? ये बात शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक राज बनकर दफन हो जाए। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये अज्ञात व्यक्ति है कौन?